Hello everyone, welcome back to your own channel Human Canvas Official. In our CUET PG Psychology journey, this is our second last video of this unit number 1, Introduction to Psychology. This is the part 1 of the topic Most Important Western Philosopher. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसोफर्स ऑफ द साइकोलॉजी, जो कि CUET PG साइकोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे CUET के अकॉर्डिंग जितना पास्ट ईयर लाइक क्वेश्चन पेपर हैं या फिर जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 6 टोटल वेस्टर्न फिलोसोफर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एज पर द सिलेबस। तो इन टूडेज वीडियो दिस इज पार्ट 1 of the Western philosopher. In today's video I will explain you 3 Western philosophers of the psychology. So let's start today's video. Most important Western philosophers. So this is our part number 1. In this वीडियो इस वीडियो में हम सिर्फ अपने 3 जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है पार्ट 2 उसमें हम नेक्स्ट जो 3 जो बाकी के वेस्टर्न फिलोसोफर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो इन अवर साइकोलॉजी हमने इससे पहले वाला वीडियो जो था वो था सोक्रेटिस, प्लूटो एंड एरिस्टोटल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बेल आइकन ऊपर लिंक आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज वो वीडियो इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स कुछ ऐसे बेसिक जो चीज़ें वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हैं जो कि इसके लिए आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आवर फर्स्ट वेस्टर्न फिलोसोफर इज रेने देकार्त। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेने देकार्त, ये इनकी पिक्चर है रेने देकार्त। रेने देकार्त एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में आने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, माइंड इज ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इन्होंने बोले जो एक्सप्लेन किए एज पर द साइकोलॉजी वो हम डिस्कस करने वाले, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनका मानना था कि जो दिमाग है माइंड इज ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, वो और किसी में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट है। और इनकी एक फेमस सेइंग जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को भी मिल सकती है, दैट इज कोगिटो अर्जो सम। कोगिटो अर्जो सम इनका कहना था, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, कोगिटो अर्जो सम। एंड इन्होंने जो एनिमल्स के बारे में बात की उसमें इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स की बॉडी है वो लाइक अ मशीन है, देयर इज़ नो माइंड इन एनिमल्स। सिर्फ जो ह्यूमंस हैं उन्हीं के अंदर माइंड प्रेजेंट है, और जो माइंड है वही बॉडी को कंट्रोल करता है, माइंड कंट्रोल्स द होल बॉडी। एंड ये जो थे ये इनेट नॉलेज में बिलीव रखते थे, जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर एक इनेट नॉलेज होती है, उसको ये मानते थे। और ये एक रैशनलिस्ट थे। रैशनलिस्ट मीन्स ये फैक्चुअल जो चीज़ें थी उनके ऊपर बिलीव करते थे, फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। और इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने दी चीज़ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो थी इंट्रैक्शनिज्म। इंट्रैक्शनिज्म डुअलिज्म, ये एक डुअलिज्म का पार्ट है। हम डुअलिज्म और मोनिज्म के पार्ट्स भी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इन्होंने दिया इंट्रैक्शनिज्म। इंट्रैक्शनिज्म में इनका मानना था कि जो ह्यूमन माइंड है, इंट्रैक्शनिज्म के अंदर जो ह्यूमन माइंड है वो बॉडी से कनेक्ट होता है एक पॉइंट पे। ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसको नाम दिया इन्होंने कॉनोरियम। कॉनोरियम इन्होंने नाम दिया और बोला कि यहाँ पे बॉडी और माइंड आपस में कनेक्ट होते हैं, जो कि इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्शन होता है वेयर माइंड एंड बॉडी कनेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं माइंड एंड बॉडी मीन्स इन्होंने जो 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की, तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सीधा डुअलिज्म था, देयर इज माइंड इज सेपरेट एंड बॉडी इज सेपरेट। तो रेने देकार्त डुअलिस्ट
और इन्होंने इंटरेक्शनिज्म के बारे में बात की, जो कि इन्होंने उस टाइम पे लाइक इतनी नॉलेज नहीं होती थी, बायोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, तो उसको इन्होंने कॉनोरियम का नाम दिया। लेकिन आज जो साइंस या बायोलॉजी के हिसाब से जहाँ पे बॉडी एंड माइंड कनेक्ट होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड, जो उस टाइम पे उन्होंने कॉनोरियम का नाम दिया। सो दिस इज ऑल लाइक रेने देकार्त। दैट इज इनफ फॉर साइकोलॉजी CUET PG। तो हमारे फर्स्ट वेस्टर्न फिलोसोफर रेने देकार्त, आप देख सकते हैं कॉगिटो अर्गो सम। आप एक बार पॉज करके ये नोट्स लाइक ले सकते हैं, इनको लिख सकते हैं फॉर लाइक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग। एंड द सेकंड आवर वेस्टर्न फिलोसोफर इज फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जो थे वो माने जाते हैं फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म, फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म एंड इंस्पायर्ड बाय एरिस्टोटल। आप देख सकते हैं एरिस्टोटल मीन्स, आपको पहले वाला जो वीडियो हो वो ज़रूर देख लेना चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो वो अच्छे से क्लियर हो सकें। सो एरिस्टोटल से ये इंस्पायर्ड थे और एरिस्टोटल मानते थे मोनिज्म के अंदर और एम्पेरिसिज्म के अंदर। एम्पेरिसिज्म अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एम्पेरिसिज्म मीन्स लाइक नो इनेट नॉलेज। जब ह्यूमंस लाइक जन्म लेते हैं, बर्थ होता है, तो उनके पास अपना कुछ भी लाइक एक्सपीरियंस या कुछ नॉलेज नहीं होता है। वो जो भी नॉलेज लेते हैं वो एनवायरनमेंट से, कनेक्शन से या फिर एक्सपीरियंस से या चीज़ों को देख कर सुनकर बाद में उनके पास नॉलेज आती है बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। इनको फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म माना जाता है। ये आपको लाइक दिस वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। ये आपसे सीधा पूछ सकते हैं हु इज फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। सो फ्रांसिस बेकन। और जो फ्रांसिस बेकन थे उस टाइम पे क्या था कि जिस टाइम ये लोग थे लाइक फ्रांसिस बेकन या रेने देकार्त, उस टाइम रिलीजन जो था वो एक मेन हाइप, लाइक रिलीजन ही सब कुछ था और ये एक चर्च के मेंबर थे। सो जो चर्च जिस पे ये काम करते थे, अगर वहाँ पे आप ये चीज़ रखते हैं, लाइक साइंस को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, सिर्फ रिलीजन को माना जाता था। अगर आप वहाँ पे जाकर ये बोलेंगे कि बॉडी अलग है एंड माइंड अलग है, तो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट एंड उन लोगों को मार दिया जाता था। सो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था एम्पेरिसिज्म को लेकर, ये एरिस्टोटल से प्रभावित थे। तो मोनिज्म लाइक इन्होंने मोनिज्म को लाइक फॉलो किया, लेकिन ये बिलीव करते थे डुअलिज्म में। एरिस्टोटल जो थे वो मोनिस्ट थे, लेकिन ये बिलीव करते थे डुअलिज्म में। और इन्होंने बात की इंडक्टिव रीजनिंग की, इंडक्टिव रीजनिंग, और एरिस्टोटल ने बात की डिडक्टिव रीजनिंग की। ये सिर्फ एरिस्टोटल से प्रभावित है एम्पेरिसिज्म में। एरिस्टोटल ने एम्पेरिसिज्म को एज लाइक थोड़ा बहुत वहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन इन्होंने उसको एज ए स्टेटमेंट और एज ए सब्जेक्ट उसको एस्टेब्लिश किया एम्पेरिसिज्म को। दैट्स वाई द फ्रांसिस बेकन कॉल्ड फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। इंडक्टिव रीजनिंग आपने पहले के अगर सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। सो पहले के सारे वीडियोस, फर्स्ट यूनिट के वीडियोस आप कवर कर लीजिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग। सो इंडक्टिव रीजनिंग इज स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर, एक स्पेसिफिक आपका जो एक्सपीरियंस है, एक प्लस या दो तो एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, उनको लेकर आप सभी लोगों के बारे में या सब चीज़ों के बारे में अपनी एक स्टेट ऑफ माइंड बनाते हैं कि अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ऐसी दिखने वाली सारी चीज़ें ऐसी ही होंगे। इट्स फनी बट लाइक एक आपने एक माउस को देखा, सो आपको उसका कलर पता चला कि ये वाइट कलर का माउस है, या फिर किसी और जगह आपने माउस देखी, आपने कैट की आवाज़ सुनी कि वो म्याऊं की आवाज़ करती है, एक जगह देखा, दो जगह देखा, तो आपने एक धारणा बना ली कि सभी जो कैट हैं वो म्याऊं की आवाज़ करती होंगी। दैट इज स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव रीजनिंग। एंड जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो इसकी वाइस वर्सा। सो हमने दो अपने वेस्टर्न फिलोसोफर डिस्कस किए। नंबर 1 इज रेने देकार्त, नंबर 2 इज फ्रांसिस बेकन, एंड आवर नेक्स्ट वेस्टर्न फिलोसोफर इज जॉन लॉक। जॉन लॉक की बहुत ही फेमस थिंग या बहुत ही फेमस लाइन जो उन्होंने बोली है, दैट इज
tabula rasa. टेबुला रासा, व्हाट इज मीनिंग बाय टेबुला रासा? दैट मीन्स ब्लैंक स्टेट। इनका मानना था कि जब इंसान पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक स्टेट होता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एक ब्लैंक स्टेट की तरह होता है। जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, आसपास की चीज़ें होती है, उससे वो सारी चीज़ें सीखता है, देखता है और अपना स्टेट ऑफ माइंड और लाइक अपनी सोच या जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं वो उससे ही बनते हैं। सो माइंड इज अ ब्लैंक स्टेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इज गिवन बाय जॉन लॉक। तो अगर इंसान पैदा होता है तो वो एक टेबुलर ऐसा ब्लैंक स्टेट है, तो मीन्स नो इनेट नॉलेज। इन्होंने इनेट नॉलेज जो है उसमें बिलीव नहीं किया, ये हम सीधा सीधा इससे देख सकते हैं। और ये एम्पेरिसिज्म को ही मानते थे, तभी इन्होंने ऐसा बोला। और इनकी जो इन्होंने जॉन लॉक ने फर्स्ट टाइम बात की नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में। ये डिबेट साइकोलॉजी में बहुत फेमस है कि आपके जो बिहेवियर है वो आपके नेचर से डेवलप होता है या नर्चर से। तो यहाँ पे नेचर मीन्स आपकी हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, आपकी जो जीन्स हैं या बायोलॉजिकल जो आपके क्रोमोसोम्स या आपकी जो जेनेटिक चीज़ें हैं उससे आपका बिहेवियर या जो भी पर्सनैलिटी है वो तैयार होती है, वो उससे आती है या फिर नर्चर से आती है। नर्चर मीन्स लर्निंग बाय एनवायरमेंट इंटरेक्शन। जैसा कि एम्पेरिसिज्म में बोला जाता है कि जो आप चीज़ें देखते हैं एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से, उससे आपका बिहेवियर तैयार होता है या जेनेटिक्स से। तो अगर अगर मैं आपको इन जर्नल इसके बारे में बताऊं तो अभी तक यही माना जाता है कि कुछ हिस्सा आपका नेचर कंट्रीब्यूटेड होता है, कुछ नर्चर। लेकिन जो फर्स्ट टाइम नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट थी वो दी थी जॉन लॉक ने। तो आई थिंक आपको ये सारे के सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये बेसिक है, बेसिक ही आपको सीयूटी में पूछा जाता है, लेकिन बेसिक से थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इन टॉपिक्स को लेकर या टर्म्स जो आपको समझ ना आए या कुछ भी ऐसा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई एक्सप्लेन टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स। सो आई होप आपको ये तीनों वेस्टर्न फिलोसोफर अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसोफर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी फर्स्ट यूनिट के वीडियोस हैं वो आपको देख लेने चाहिए, क्योंकि एक वीडियो में जो बातें जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं वो अगर हमें क्लियर नहीं होती तो लगभग हमारा पूरा कॉन्सेप्ट उससे छूट जाता है, क्योंकि चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप एक चीज़ को नहीं समझते और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ आएगा, लेकिन वो उसका आपका जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो नहीं हो पाएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज ऑफ द यूनिट 1। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहिए ऐसे ही सीयूटी पीजी के वीडियोस के लिए। इसके बाद हमारा जो पार्ट 2 है वो आने वाला है, नेक्स्ट 3 वेस्टर्न फिलोसोफर्स, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड यूनिट दैट इज स्टैटिस्टिक्स। एंड आई होप एंड आई बिलीव जो स्टैटिस्टिक्स को लेकर आपका फियर है या डर है वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, बिकॉज इट्स वेरी ईजी। स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो ईजी बिकॉज उसके बगैर अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो ऐसा ही होगा कि आप रिसर्च अगर नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई, अगर आप साइकोलॉजी में रिसर्च बेस पे ही चीज़ें तैयार होती हैं, रिसर्च के बेस पे, तो उसकी जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स अगर आप वो नहीं कवर करेंगे या अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो उसके अंदर भी आपको सीयूटी में सवाल देखने को मिलते हैं। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।